देखो प्रीवियस क्लास में मेरे ख्याल में आखिरी क्वेश्चन ये वाला हुआ था आप लोग का, ठीक है। इसके आगे एक हेडिंग लिखो आप लोग, क्वेश्चंस ऑफ एक्सचेंज्ड कोफिशिएंट्स, क्वेश्चंस ऑफ एक्सचेंज्ड कोफिशिएंट्स, क्वेश्चंस ऑफ एक्सचेंज्ड कोफिशिएंट्स, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन, और थोड़ा ध्यान से सुनना कि इसका हॉलमार्क साइन क्या होगा, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये वाला सवाल कब दिया जा रहा है आपको। आप इस क्वेश्चन को एक बार देखो तो इनिशियली हो सकता है कि आपको ये क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन जैसा ही लगे, जिसमें आपका मन करे कि आप एलिमिनेशन लगाओगे या फिर सपोज करो कि सब्स्टिट्यूशन लगाओगे। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर में एक इंपॉर्टेंट चीज आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि देखो दोनों जगह क्या है, एक बार वो 21 x के पास है और एक बार वो 21 किसके पास है, y के पास है। एंड दूसरे नंबर पे भी वही हो रहा है कि एक बार 47 y के पास में है और एक बार 47 किसके पास है, x के पास है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब कभी भी आपको मिले तो उस सिचुएशन में आप अगर इसको नॉर्मल मेथड से करने की कोशिश करते हो तो एक तो हो सकता है कि सोल्यूशन आपको बहुत ज्यादा लंबा जाए, और हो सकता है कि कैलकुलेशन करते करते किसी पॉइंट के बाद में आपका आंसर आए भी ना, ये भी चांसेस है, ठीक है। तो इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए हमारे पास एक स्पेशल मेथड है। वो क्या मेथड है उसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, समझते हैं, ठीक है। वो मेथड हम लोग के लिए ये होगा कि फर्स्ट इक्वेशन को आप आराम से मार्क कर लो इक्वेशन नंबर 1, और सेकंड वाले को आप मार्क कर लो इक्वेशन नंबर 2। और फर्स्ट स्टेप में ही एलिमिनेशन वगैरह लगाने से पहले बेटर है कि आप इसमें क्या करो कि एक बार आप इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कर लो और सोचो कि इससे क्या आएगा आपके पास। तो 21 प्लस 47 कितना हो जाएगा बताओ, मेरे ख्याल में 68, और 68 के साथ में क्या रहेगा यहाँ पे x, प्लस यहाँ पर देखो फिर से क्या है 47 और यहाँ पर फिर से क्या है 21। इन दोनों का सम वापस कितना आएगा 68, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 68 टाइम्स ऑफ y, दिस इज इक्वल्स टू, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा 272, ठीक है। यही आना चाहिए मेरे ख्याल में, ठीक है। और अब आप देखोगे कि इन सारे पोजीशन पे जो नंबर्स लिखा हुआ है उनको अगर आप 68 से डिवाइड करने का ट्राई करते हो तो सारा नंबर ही डिवाइड हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा और ये वाला भी हो जाएगा। तो सबको अगर 68 से डिवाइड कर लेते हो तो आपको क्या मिलेगा सोचो, x प्लस वाई प्लस इक्वल्स टू 272 अपॉन 68 मेरे ख्याल में 4 होता है, ठीक है। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। एंड यू विल फाइंड कि इक्वेशन 3 जो निकल के आएगा वो कंपेयर टू इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 बहुत ज्यादा ही सिंपल हो, ठीक है। तो एक बार तो आपको दोनों इक्वेशन को ऐड करना है और नेक्स्ट टाइम पर आपको क्या करना है कि इन्हीं दोनों इक्वेशन को आप सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है। और सब्ट्रैक्शन के टाइम पर भी आप ध्यान से देखो, थोड़ा केयरफुल रह के सोचना कि मैं क्या कर रहा हूं। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो सोचो जरा क्या होगा, 21 माइनस 47 कितना निकलेगा, -26 मेरे ख्याल में। तो यहां आ जाएगा -26 x, 47 माइनस 21 प्लस 26 y, और 110 माइनस 162 -52, ठीक है, मेरे ख्याल में -52। और यहां पर भी यू विल फाइंड कि सारा का सारा जो नंबर्स आया है आपका वो 26 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो अब अगर सारा नंबर 26 से डिवाइड हो रहा है आपका तो पहले वाले पोजीशन पर क्या बचेगा आपके पास -x, दूसरे वाले में +y, और लास्ट वाले में मेरे ख्याल में -2। इसको मार्क कर लो आप इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। और इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग द गिवन इक्वेशंस जो आपको पहले दिया हुआ था जिनके कोफिशिएंट में काफी बड़ा बड़ा नंबर है, अब आप जो ये आपका फ्रेश और सिंपल वाला इक्वेशन आया है ना, आप इनको सॉल्व कर लो और इनको सॉल्व करके आंसर निकाल लो। इनको सॉल्व करने के लिए मुझे लगता है कि काफी आराम से बिना कोई चीज से मल्टीप्लाई किए हम डायरेक्टली इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। शायद से ऐड करोगे तो देखो क्या होगा, इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4, थोड़ा ध्यान से सोचना एक बार। 3 के लेफ्ट हैंड साइड में क्या क्या है देखो आप, x प्लस वाई, और 4 के लेफ्ट हैंड साइड में क्या क्या है, -x और +y। तो इन दोनों को यदि आप ऐड करते हो इसको और इसको तो क्या निकलेगा सोचो, मुझे लगता है कि x और x कट जाएगा ये, और y प्लस वाई कितना हो जाएगा 2y, और यहां से 4 - 2 कितना निकलेगा 2। तो आपको अल्टीमेटली क्या मिला बताओ, 2y इज इक्वल्स टू 2, दिस एम्प्लाइज y इज इक्वल्स टू 1, और y इक्वल्स टू 1 जो निकला है उसको वापस से मैं बोलूंगा कि इन दोनों को तो अवॉइड ही करना, 3 और 4 में से किसी एक में डाल दो। मेरे ख्याल में 3 में डाला हुआ बेटर रहेगा। तो 3 में यदि आप डालते हो तो 3 इंप्लाइज 1 प्लस, अच्छा 1 नहीं सॉरी, x प्लस y की जगह 1 डालेंगे हम शायद, तो x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4। सॉल्व करके यहां से आ जाएगा x इक्वल्स टू 3। तो हेंस योर आंसर विल बी x इक्वल्स टू 3 एंड y इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। एक बार मैं आइडिया को वापस रिपीट कर देता हूं, सब लोग ध्यान से सुन लो, देख लो इसको।
हेडिंग का नाम क्या है हमारा, बताओ? क्वेश्चंस ऑफ एक्सचेंज कोफिशिएंट्स। जानबूझ के मैंने ये हेडिंग लगाया है यहाँ पे। और एक्सचेंज कोफिशिएंट का मतलब क्या है? जो नंबर फर्स्ट इक्वेशन में x के पास होगा वही नंबर आपको सेकंड इक्वेशन में y के पास दिखना चाहिए, और जो नंबर फर्स्ट इक्वेशन में y के पास होगा वही नंबर आपको सेकंड इक्वेशन में किसके पास दिखना चाहिए? x के पास दिखना चाहिए। ऐसे टाइप के सिचुएशन में कभी भी आपको डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। आपका पहला स्टेप होगा दोनों गिवन इक्वेशन को ऐड कर दूं तो इससे आपको एक सिंपल इक्वेशन मिलेगा, और दूसरा स्टेप होगा आपका कि इन्हीं दोनों इक्वेशन को आप सब्ट्रैक्ट कर दूं, उससे आपको दूसरा सिंपल इक्वेशन मिलेगा। और आगे चल के इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग द कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस आप सिंपल इक्वेशन को एक बार फिर से ऐड करो। ये विल फाइंड कि एक्स और वाई में से एक आदमी कट जाएगा, एक आदमी बच जाएगा, तो एक का आपके पास में आंसर आ जाएगा। और जैसे ही एक का आंसर आया वापस से मैं बोलूंगा कि इनको यूज मत करना, सिंपल वालों को यूज करके आप दूसरे वेरिएबल का आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर है मेरे ख्याल में? कर लो, कॉपी कर लो फटाफट। देखो अगला क्वेश्चन देखो, सेम ही पैटर्न का है, फटाफट ट्राई करो तो खुद से। देखो फर्स्ट और सेकंड को ऐड करोगे एक बार तो 152 माइनस 378 कितना बचेगा बताओ? 6 3 2 226, ठीक ही लग रहा है। तो माइनस 226x, यहां पर फिर से शायद से माइनस 226y, और यहां पर क्या आ जाएगा बताओ? माइनस 678, सही कह रहा हूं शायद। और माइनस 226 से अगर डिवाइड कर लोगे तो ये वाला हो जाएगा x, ये वाला हो जाएगा मेरे ख्याल में प्लस y, और ये वाला क्या हो जाएगा? c, ठीक है। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 3। फिर इसके बाद में एक बार 1 माइनस 2 करना, बोलो। हाँ माइनस 226, क्योंकि हर पोजीशन पे माइनस दिख ही रहा था इसीलिए माइनस को भी हटा दिया। हर जगह अगर माइनस नहीं होगा ना तब तो आप प्लस वाले से डिवाइड करना, लेकिन हर जगह अगर माइनस है तो माइनस वाले से डिवाइड कर देना। फिर 1 माइनस 2 अगर करोगे आप देखो एक बार इस चीज को थोड़ा बोर्ड पर देख लो, प्लस करते समय तो इशू नहीं आया होगा क्योंकि माइनस 378 ये दोनों केस में बड़ा नंबर है, ठीक है, तो माइनस साइन तो रिवील कर गया। लेकिन जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ध्यान से देखना क्या होगा, दिस माइनस माइनस 378 तो क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस माइनस 152 तो ये दोनों नेगेटिव हो जाएगा, बोल के ये भी ऐड ही होगा, बस इसका साइन नेगेटिव होगा और इसका साइन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो अब दोनों को एक तरीके से ऐड करना है मेरे को, जोड़ के कितना आएगा बताओ? 450 बोल रहे हो? 530, 530 तो सही लग रहा है, 530, ठीक। तो यहां आ जाएगा मेरे ख्याल में 530x, और यहां आ जाएगा माइनस 530y, और यहां रहेगा मेरे ख्याल में ये वापस से शायद सब्ट्रैक्ट होगा, और ये भी एग्जैक्टली 530 रहेगा। बताओ किसमें? इसमें देखो इसमें क्या हो रहा है, 152x माइनस ऑफ माइनस 378x, तो माइनस माइनस मिला है क्या हो जा रहा है? प्लस, ठीक है। और सेकेंड वाले में माइनस 378 माइनस 152 तो दोनों मिला के अल्टीमेटली नेगेटिव ही रहेगा। अच्छा देखो मेरे ख्याल में यहां तक सब कुछ क्लियर है, और फिर सारा का सारा किससे डिवाइड हो जाएगा? 530 से डिवाइड करने के अंदर बचेगा क्या बताओ? मेरे ख्याल में x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4। हाँ, और अब इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4 इंप्लाइज मेरे ख्याल में वाई वाई कट जाएगा दोनों जगह से, और हम लोग को मिलेगा ट्वाइस x इक्वल्स टू 4, और यहाँ से x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 2, और इसको आप थर्ड इक्वेशन में डाल लो तो इक्वेशन 3 इंप्लाइज x इक्वल्स टू 2 डालोगे तो मेरे ख्याल में 2 प्लस y इज इक्वल्स टू 3, और यहाँ से y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 1, ठीक है। ठीक है, आज के लिए उसको बर्दाश्त करो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पढ़ो इसको फटाफट। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ये आइडिया पहले एक बार लगाया हुआ है हम लोग का। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का कंडीशन क्या होता था? a1 by a2 is equals to b1 by b2 is equals to c1 by c2। लिखो फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, for infinite solution a1 by a2 is equals to b1 by b2
इज इक्वल्स टू C1/C2, ठीक है। फॉर इनफाइनाइट सोल्यूशन A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2। अब आप अपने इक्वेशन को देखो और A1 का वैल्यू बताना जरा क्या हो जाएगा आपका, K x के K, ठीक है। तो इसको फिलअप करो, इसमें आपको मिल जाएगा मेरे ख्याल में K/12 इज इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाई K इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में नेगेटिव ऑफ K-3 अपॉन में शायद से -K, ठीक है। माइनस माइनस कट जाएगा यहाँ से, और हमारा आइडिया ये होता था कि पहले हम फर्स्ट और सेकंड रेशियो को एक साथ मिला के एक इक्वेशन बनाते थे, और उसके बाद में हम सेकंड और थर्ड रेशियो का एक और इक्वेशन बनाते थे। तो फर्स्ट और सेकंड वाले को अगर एक्सप्लोर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो K/12 इज इक्वल्स टू 3/K, यहाँ से सॉल्व करने पे K² इज इक्वल्स टू 36, और यहाँ से K इज इक्वल्स टू कितना, +/6, ठीक है। स्क्वायर शिफ्ट करने पे प्लस माइनस लगाना मैंडेटरी था, ये चीजें पास में डिस्कस कर चुके हैं। और दूसरे पार्ट में आपको क्या मिलेगा, देखो 3 डिवाइडेड बाई K इज इक्वल्स टू K-3 अपॉन K, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे ख्याल में आ जाएगा आपके पास में Pk इज इक्वल्स टू K² - 3K। देखो ठीक है, यहां तक सब कुछ ये जाके मल्टीप्लाई होगा ना, तो K इंटू K K² और K इंटू -3 ठीक है मेरे ख्याल में। अच्छा, ये 3K कटेगा कि नहीं कटेगा, नहीं कटेगा मेरे ख्याल में, साइन ऑपोजिट है, एक तरफ नेगेटिव और एक तरफ पॉजिटिव, ठीक है ना। तो इसको यदि आगे एक्सप्लोर करोगे तो यहाँ देखो एक बार और ध्यान से सोचना, ये हो जाएगा K² - 6K इज इक्वल टू 0। अगर आप ये वाला 3K उठा के उस साइड ले जाते चलेगा यहाँ तक। इसके बाद देखो कुछ एक सेंसिटिव चीज है, इसको थोड़ा सुन लो। यहां से ना कुछ लोग इसको ऐसे सोचते हैं, देखो कि K² - 6K उनको इक्वल टू 0 मिला, तो यहां से वो बोलेंगे कि सर K² इक्वल्स टू 6K ले लीजिए और आराम से K यहां से काट लीजिए, तो आपको मिल जाएगा K इक्वल्स टू 6, ठीक है। लेकिन ये सोल्यूशन देखो है रॉन्ग, नहीं K का वैल्यू नहीं, हाँ नहीं, उसी चीज में मैं बोल रहा हूं। देखो यहां से इस सिचुएशन से ना एक सोचने का तरीका ये वाला है जो आप लोग के दिमाग में आएगा नॉर्मल, कि ऐसे करते हैं कि 6K को वहां ले जाते हैं, आराम से K को काट लेते हैं और K का आंसर क्या आ जाएगा मेरा 6। लेकिन आज फॉर द फर्स्ट एंड लास्ट टाइम इस चीज को अच्छे से दिमाग में बिठा लेना कि ये वाला काम आप कभी नहीं कर सकते हो जिंदगी में। क्यों नहीं कर सकते हो, उसका एक्सप्लेनेशन मैं एक बार देने का ट्राई करता हूँ, थोड़ा सोचिएगा आप लोग। मान लीजिए कि 2x इक्वल्स टू 4 कहीं पे लिखा हुआ है और आप एकदम आराम से 2 और 4 को काट के यहाँ 2 कर देते हैं। लेकिन एक बार थोड़ा सोचो कि अगर ऐसा कर रहे हो तो मैथमेटिकली क्या कर रहे हो आप, डिवाइड कर रहे हो 2 से दोनों साइड, ठीक है ना। एंड 2 इज अ नोन नंबर टू यू विच इज नॉट 0। 2 एक नंबर है जो कि 0 नहीं है। लेकिन जब आप इसी टाइप के सिचुएशन में मान लो कि K² इक्वल्स टू 6K लिखा हुआ है और आप अगर K काट देते हो तो इसका मतलब मैथमेटिकली क्या है कि आप K से डिवाइड कर रहे हो। K लेकिन आपके जान पहचान का आदमी है कि जान पहचान का नहीं है, जान पहचान का फिलहाल तो नहीं है, नहीं जानते हम कि K का आंसर क्या होगा। तो K का आंसर तो कुछ भी हो सकता है, इनफैक्ट K का आंसर 0 भी हो सकता है। लेकिन 0 से डिवाइड करना कभी भी अलाउड होता है कि अलाउड नहीं होता, 0 से डिवाइड करना तो अलाउड नहीं होता। इसीलिए याद रखना आज के बाद में कि कभी भी इस तरीके से इक्वेशन के दोनों साइड वेरिएबल को आप नहीं काटोगे, कांस्टेंट को काट सकते हो, कोई इशू नहीं, क्योंकि कांस्टेंट के टाइम पर हमको पता है कि हम क्या चीज से डिवाइड कर रहे हैं, और अगर वो 0 है तो हम ऑब्वियसली नहीं करेंगे, और अगर वो नॉन 0 है तो हम कर देंगे। लेकिन वेरिएबल के टाइम पर क्या होता है कि हमको उस वेरिएबल का वैल्यू तो नहीं पता, और वेरिएबल का वैल्यू थोड़े समय के लिए 0 भी हो सकता है। इसीलिए ये इस टाइप का जो कटिंग है ना वो हम अवॉइड करें, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर इस टाइप का स्टेप जो है वो प्लीज आप लोग मत लगाना। अब फिर सवाल उठता है कि करेंगे क्या सर यदि ये नहीं करेंगे तो। देखो करने का क्या है कि आप यहाँ से K को कॉमन ले लो एक बार के लिए, तो कॉमन लेके आंसर क्या आएगा आपका K इंटू K - 6 इक्वल्स टू 0। और दो वेरिएबल कंटेनिंग एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट अगर इक्वल टू 0 होता है तो उस सिचुएशन में हमको फर्स्ट टर्म इक्वल टू 0 या फिर सेकेंड एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 मिलता है, ठीक है। तो यहां से आपके K का 2 आंसर आया वापस से, एक आया K इक्वल्स टू 0 और कमा दूसरा क्या है K इक्वल्स टू 6, ठीक है। लेकिन वापस से देखो आपके सिर्फ और सिर्फ इस आंसर पे आप रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि आपने क्या किया, आपने 2 पेयर ऑफ रेशियो को सॉल्व किया। आपने एक सॉल्व किया फर्स्ट और सेकंड को, और दूसरा आपने सॉल्व किया है सेकंड और थर्ड को। आपको K का आंसर ऐसा चाहिए जो इसके पास भी आया हो और इसके पास भी आया हो, तभी अल्टीमेटली तीनों रेशियो इक्वल होगा, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड से क्या क्या आंसर आया आपके पास में +6 और -6,
सेकंड वाले से क्या क्या आंसर है आपके पास में 0 और 6, दोनों में कॉमन क्या है 6, तो इसीलिए हम फाइनल आंसर बोलेंगे k इक्वल्स टू 6। ठीक है, लास्ट में लिख देना एक लाइन कि हेंस k इज इक्वल्स टू 6, नहीं बस k इक्वल्स टू 6। इनफाइनाइट सोल्यूशन तो इस पेयर ऑफ इक्वेशन का होगा। ठीक है, k इक्वल्स टू 6 के लिए हेंस k इक्वल्स टू 6। अच्छा अगला क्वेश्चन देखो, पढ़ो इसको। यहां से थोड़ा बहुत वर्ड प्रॉब्लम है, 2-3 तो पढ़ लो पहले अच्छे से। अब देखो एक्चुअली इस क्वेश्चन के आंसर पे आने से पहले, ठीक है ना, मैं आपसे एक प्रैक्टिकल सिचुएशन डिस्क्राइब कर रहा हूं, आप थोड़ा उसके बारे में सोच के मुझे लॉजिकली आंसर कीजिएगा कि उस सिचुएशन में क्या हो। ठीक है, सपोज करो कि आप अपने घर से निकलते हो और घर से निकलने के बाद में आपको ट्यूशन के लिए यहाँ आना है, तो आपके घर और ट्यूशन के बीच का जो डिस्टेंस है वो तो मेरे ख्याल में फिक्स ही होगा, और वो ऐसा नहीं कि डे बाई डे चेंज हो रहा है, मतलब आज जो है कल भी वही है, परसों भी वही है, तरसों भी वही है। सही कह रहा हूँ शायद। अब आप सपोज करो कि आपके पास में 3 ऑप्शन है घर से निकल के कोचिंग तक आने का। एक ऑप्शन है कि मान लो कि आप पैदल चल चल के आ जाओ, घर पास में ही आपका, ज्यादा दूर नहीं। दूसरा क्या कि घर तो उतने ही डिस्टेंस पे है, मान लो कि मम्मी पापा ने आपको साइकिल दिला दिया, बोले आप साइकिल पे चढ़ चढ़ के चले जाओ, और अज्यूम करके चलना कि आटगांव में कहीं कोई जाम वाम नहीं है, पूरा रास्ता खाली है। ठीक है, पैदल आते समय भी खाली है, साइकिल चला के आते समय भी खाली है। फिर सपोज करो कि आपने कुछ ऐसा मतलब बहुत अच्छा पढ़ाई वढ़ाई किया क्लास 10 में, फिर पापा ने बोला कि चलो ठीक है अब स्कूटी ही ले लो। ठीक है, और 11th में भी मान लो कि आप हम लोग के साथ में कंटिन्यू कर रहे हो, तो 11th में भी मान लो कि आपको सेम ही डिस्टेंस चल के आना है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि जब आप पैदल आ रहे थे, जब आप साइकिल से आ रहे थे, और जब आप स्कूटी से आ रहे थे, तो तीनों केस में सेम क्या था और डिफरेंट क्या था? डिस्टेंस सेम था। जिसमें जिसमें स्पीड कम था उसमें उसमें टाइम ज्यादा लग रहा था, जिसमें जिसमें स्पीड ज्यादा था उसमें उसमें टाइम क्या लग रहा था? कम लग रहा था। लेकिन तीनों केस में सेम क्या था? डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है ना, तो हर एक केस के अंदर में आपका स्पीड अलग होगा और स्पीड के हिसाब से टाइम लगेगा आपको, लेकिन डिस्टेंस आपका क्या रहेगा? सेम। अब ये तीनों चीज एक्चुअली कनेक्ट क्या चीज से होता है ये बताओ? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। वहां पे डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? स्पीड इंटू टाइम। यहां लिख देता हूं स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, और यहां से ये तो ऐसे बकवास है, यहां से डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बताओ? स्पीड इंटू टाइम। लेकिन आप ध्यान दो इस चीज पे कि हर एक केस के अंदर में ना आपका स्पीड अलग अलग था, और स्पीड अलग अलग होने की वजह से हर एक केस में आपको टाइम भी ऑब्वियसली अलग अलग लगा होगा। टाइम तो सेम नहीं लगा होगा ना, लेकिन हर एक केस में अगर आप स्पीड और टाइम का प्रोडक्ट करोगे तो लास्ट में डिस्टेंस क्या निकल के आएगा आपका? सेम। आया बात समझ? तो उसी तरीके से इस क्वेश्चन में हम लोग क्या बोला होगा कि देयर इज अ ट्रेन जो एक मान लो कि सर्टेन स्पीड पे चलता है और एक जर्नी कंप्लीट करना है उसको। तो एक ट्रेन को एक फिक्स स्पीड पे चलते हुए एक जर्नी कंप्लीट करने के लिए एक फिक्स डिस्टेंस कवर करना होगा, और जिस स्पीड पे वो चलेगा उस स्पीड के हिसाब से कोई एक टाइम होगा जो उसको लग रहा होगा। आया बात समझ? फिर क्वेश्चन आगे मेरे को बोलता है कि अगर ट्रेन को हम थोड़ा फास्ट कर दें, ठीक है, अगर हम ट्रेन को क्या कर दें थोड़ा सा फास्ट, तो उस केस में जो ट्रेन का पहले लगने वाला टाइम था ना उसके कंपैरिजन में 2 घंटा कम लगेगा। ठीक है, उसके कंपैरिजन में 2 घंटा क्या लगेगा? कम। लेकिन अगर हम ट्रेन को किसी कारण से स्लो कर दें तो उसी ट्रेन को लगने वाला जो टाइम है सेम जर्नी कंप्लीट करने के लिए वो क्या हो जाएगा? मेरे ख्याल में 3 घंटा ज्यादा। अगर 10 किलोमीटर से स्पीड उसका कम हो जाता है तो टाइम उसको 3 घंटा ज्यादा लगेगा, और 10 किलोमीटर से स्पीड अगर उसका बढ़ जाता है तो टाइम उसको 2 घंटा क्या लगेगा? कम लगेगा। लेकिन इन तीनों केस में जब मान लो कि इनिशियल नॉर्मल स्पीड और नॉर्मल टाइम लग रहा था तब, जब स्पीड बढ़ गया टाइम कम लग रहा था तब, और जब स्पीड कम गया टाइम बढ़ गया तब, इन तीनों केस में क्या सेम रहा होगा? डिस्टेंस। क्योंकि ट्रेन जो है वो किसी पॉइंट ए से स्टार्ट करके किसी पॉइंट बी पे ही तो रीच करेगा, तो डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा। तो स्पीड इनटू टाइम का जो प्रोडक्ट है इन तीनों केस में वो क्या होना चाहिए? आपस में इक्वल। आया बात समझ? अब मैं थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लेता हूं, थोड़ा सोचना ध्यान से, कि जो यूनिफॉर्म स्पीड जिस पे ये शुरू में चल रहा होगा वो सपोज कर लो थोड़ी देर के लिए है x। ठीक है, और इस स्पीड पे चल के जर्नी कंप्लीट करने के लिए जो टाइम इसको लगेगा उसको आप मान लो थोड़ी देर के लिए y। ठीक है, तो x और y के हिसाब से डिस्टेंस कवर्ड कितना होना चाहिए? ये आपका स्पीड है और ये आपका टाइम है, इस बात को याद रखिएगा। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा? x y। आया बात समझ? अब लेकिन स्पीड के साथ में आप अगर छेड़खानी करते हैं इन द सेंस के स्पीड को आप फर्स्ट केस के हिसाब से बढ़ा लेते हैं, तो बढ़ाने के बाद में आपका नया स्पीड कितना हो जाएगा? x + 10। आया बात समझ? और इस सिचुएशन में टाइम आपको ज्यादा लगेगा या कम लगेगा? कम लगेगा। कितना कम लगेगा?
2 घंटा कम लगेगा। तो अब आपका नया लगने वाला टाइम कितना होगा, y-2। वेरी गुड। लेकिन इसका भी जो प्रोडक्ट है वो तो सेम ही जर्नी कवर कर रहा है, तो डिस्टेंस का वैल्यू क्या होना चाहिए इसके केस में भी सेम। तो इसका वैल्यू शुड नॉट इट बी इक्वल टू x इंटू वाई। आया बात समझ। अब इसको जब हम तोड़ेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो एक इक्वेशन मिलेगा हमको। अगर आपको ये समझ में आया तो कैन यू डिस्क्राइब अनदर इक्वेशन फॉर द सेकंड केस। बोलो क्या होगा, x माइनस 10 इंटू वाई प्लस 3, वेरी गुड, इक्वल्स टू x इंटू वाई। कितना आया समझ में बताओ। हालांकि टू बी ऑनेस्ट ये हमारे काम का इक्वेशन नहीं, ठीक है, मतलब काम का है, थोड़ा सा सही करना पड़ेगा इसको। x प्लस 10 इंटू वाई माइनस 2 वॉज इक्वल्स टू x इंटू वाई। ये क्यों मेरे काम का नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो मुझे इसको तोड़ना पड़ेगा। तोड़ूंगा कैसे, x इंटू ये पूरा एक्सप्रेशन, आप बताओ क्या आ जाएगा, एक्स वाई माइनस 2x प्लस 10y माइनस 20 इज इक्वल्स टू एक्स वाई। क्या काट सकता हूं बताओ, एक्स वाई गया, फिर यहां से क्या मिला मेरे को, माइनस 2x प्लस 10y माइनस 20 इक्वल्स टू 0। अब चाहो तो 2 से डिवाइड कर लो या फिर इसी को मार्क कर लो आप इक्वेशन नंबर 1। बोलो देखो ये समझ में आया। अब चाहे तो हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं या फिर ऐसे छोड़ देंगे इसको, ठीक है। सेकेंड वाले में क्या रहा होगा बताओ, x माइनस 10 इंटू वाई प्लस 3 इज इक्वल्स टू एक्स इंटू वाई। तोड़ने में क्या आएगा बताओ, एक्स वाई प्लस 3x और बोलो माइनस 10y और बोलो माइनस 30 इज इक्वल्स टू एक्स वाई। मेरे ख्याल में एक्स वाई वापस गया, यहां से क्या आ जाएगा बताओ, 3x माइनस 10y माइनस 30 इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब आराम से जो है वो आप 1 और 2 को ऐड कर लो, तो मेरे ख्याल में y तो सीधा ही कट जा रहा है, x आ जाएगा, फिर x आने के बाद में y आ जाएगा। लेकिन फिर मेरा सवाल है आपसे कि आपका आंसर x और y का वैल्यू है कि कुछ और है, क्या है। देखो फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन। तो x और y निकालने के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, x इंटू वाई, ठीक है। ये सोल्यूशन वैसे शायद करके रखा हुआ है मेरा इस पीपीटी के अंदर, हाँ करके रखा हुआ, आप घर पे रेफरेंस ले लेना इसमें। नहीं अभी बस इक्वेशन लिख के छोड़ो, ठीक है। लिखो लेट द यूनिफॉर्म स्पीड बी x, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड बी x एंड द टाइम रिक्वायर्ड बी y एंड द टाइम रिक्वायर्ड बी y। फिर लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टाइम रिक्वायर्ड बी y, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप डायरेक्टली ये वाला स्टेटमेंट फ्रेम कर सकते हैं, कोई एक्सप्लेनेशन देने का जरूरत नहीं, ठीक है। x प्लस 10 इंटू वाई माइनस 2 इज इक्वल्स टू एक्स इंटू वाई, और सॉल्व करके ये वाला इक्वेशन आ जाएगा। सही, और इंटू करके 600 हो जाएगा। हाँ ये हो गया मेरे ख्याल में। सेकेंड इक्वेशन लिखूं, इसको वैसे मार्क कर लेना इक्वेशन नंबर 1, और फिर सेकेंड इक्वेशन लिखूं x माइनस 10 इंटू वाई प्लस 3 इज इक्वल्स टू एक्स इंटू वाई, ठीक है। इसको भी सिंप्लीफाई कर लो, ये जो आया है ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। देखो अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, पढ़ो अच्छे से पढ़ना, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। आप यहां पर एक चीज देखिए, एक प्रैक्टिकल सिचुएशन पहले लेते हैं और फिर क्या है कि अपन आएंगे सवाल पे दोबारा घूम के। मान लो कि मेरे पास में ये हंसता हुआ स्माइली है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। और हमको एक टास्क दिया गया कि इसको रो और कॉलम में अरेंज कर, ठीक है। अब मेरे पास में ऑप्शन है, देख ये 12 स्माइली अरेंज करना है मेरे को। अरेंज करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि एक रो में 2 करके ले लूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो एक रो में अगर मैं 2 करके ले रहा हूं तो कितना रो यूज हो रहा है बताना जरा। हट पागल आदमी, 2 करके ले रहा हूं, रो कितना यूज हो रहा है गिनो ना, 6 रो यूज हो रहा है। आया समझ यहीं पे। लेकिन अगर 2 के जगह एक लाइन में सपोज करो कि अपन 3 करके लेने लग जाए, कितना करके लेने लग जाए बताओ, 3 करके, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 1 2 3 1 2 3 खत्म मेरे ख्याल में। नहीं एक और 1 2 3, ठीक है।
तो अगर आप एक ही रो में नंबर ऑफ स्माइली को बढ़ा देते हो तो पिछले बार जहां आपको 6 रो लग रहा था 12 स्माइली एडजस्ट करने के लिए, इस बार कितना लग रहा है आपको? 4 ही लग रहा है। सपोज करो थोड़ा और बढ़ा दो, एक रो में आप 4-4 करके लेने लग जाओ। सोचो अगर 4-4 करके लेने लग गए तो क्या हालत होगा बताओ? 3 रो में ही आपका काम तमाम हो जाएगा। सही कह रहा हूं? 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 2 3 4। ठीक है, तो यही इस क्वेश्चन का थीम है कि अगर आपके पास में एक फिक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है जिसको आप मान लो कि इस तरीके से रो में अरेंज करना चाहते हो, तो अगर पर रो स्टूडेंट का क्वांटिटी कम होगा तो नंबर ऑफ रोज का क्वांटिटी ज्यादा होगा, और जैसे जैसे आपका नंबर ऑफ रोज का क्वांटिटी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन वन रो का क्वांटिटी आप बढ़ाओगे, टोटल नंबर ऑफ रोज का क्वांटिटी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इन सारे सिचुएशन में क्या फिक्स रहेगा? स्टूडेंट्स फिक्स रहेगा। और वो हमको कैसे मिलेगा? वो हमको मिलेगा नंबर ऑफ स्टूडेंट इन वन रो मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ रोज। इसमें 2 स्टूडेंट था एक रो में, टोटल नंबर ऑफ रोज कितना था? 6, 2 × 6 कितना हो जाएगा? 12। इसमें एक रो में कितना स्टूडेंट था? 3, नंबर ऑफ रोज कितना यूज हुआ? 4, 4 3 जा कितना हो जाएगा? 12। इसमें एक रो में कितना स्टूडेंट आया? 4, नंबर ऑफ रोज कितना यूज हुआ? 3, अभी भी प्रोडक्ट कितना है? 12। दिस इज द थीम ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, अब आओ इस क्वेश्चन को समझते हैं। पढ़ो एक बार और पढ़ो। अभी सुनना, हम 2 काम करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। हम एज्यूम कर लेते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट, एक बार आप लिखना मत, पहले सुन लेना अच्छे से। स्टूडेंट इन वन रो, इनिशियली मान लेते हैं कि वो x रहा होगा, ठीक है, और नंबर ऑफ रोज इसको क्या मान लेते हैं बताओ? इसको मान लेते हैं y। तो इस सिचुएशन के हिसाब से टोटल स्टूडेंट कितना हो जाएगा? टोटल स्टूडेंट इज इक्वल टू मेरे ख्याल में x × y। मानते हो? अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको कि अगर आप रोज के अंदर में 3-3 स्टूडेंट एक्स्ट्रा करके भरने लग जाओगे तो टोटल नंबर ऑफ रोज जो रिक्वायर्ड होगा वो क्या हो जाएगा? पिछले बार के मुकाबले 1 कम हो जाएगा। ठीक है, इस लाइन का क्या मतलब है? x + 3, एक रो में नंबर ऑफ स्टूडेंट x + 3 और नंबर ऑफ रोज रिक्वायर्ड इस सिचुएशन में कितना हो जाएगा? y - 1। लेकिन अभी भी जो इनका प्रोडक्ट है दैट इज गोइंग टू गिव मी व्हाट? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। So this should also be equals to what? x × y। अगेन ये मेरे काम का इक्वेशन है कि फिलहाल बेकार इक्वेशन है। क्यों बेकार इक्वेशन है? क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। तोड़ो इसको, तोड़ोगे तो क्या आ जाएगा बताओ? xy - x + 3y - 3 इज इक्वल्स टू xy। आई होप अग्री करते हो आप लोग। xy गया, क्या आएगा यहाँ से बताओ? -x + 3y - 3 इज इक्वल्स टू कितना? 0। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। आया समझ? सेकंड कंडीशन अगर आप लोग बता पाओगे तो मुझे बहुत अच्छा फील होगा। x - 3, क्योंकि अब हर रो में क्या होगा? 3-3 स्टूडेंट कम हो जाएगा, और इस सिचुएशन में जो नंबर ऑफ रोज रिक्वायर्ड है वो मेरे लिए क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा इक्वेशन बताओ? x - 3 × y + 2 इज इक्वल्स टू आई थिंक x × y। खोल दो इसको, क्या आएगा बताओ? x × y + 2x नहीं ठीक ही कर रहा हूँ, -3y -6 इक्वल्स टू xy। मेरे ख्याल में xy गया, सो 2x - 3y - 6 इज इक्वल्स टू 0। यहां से आप सॉल्व कर लोगे तो आपको x और y मिल जाएगा। और लास्ट में क्या पूछा है ये बताओ? टोटल स्टूडेंट्स। तो आपका आंसर x होगा, y होगा, या x × y होगा? x × y। ठीक है, लिखो, यहीं से कॉपी कर लो जैसा मैंने किया है। ठीक है, और बाकी सॉल्विंग घर पे कर लेना आप। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। इसको देखो एक बार। इसको वैसे मैं लीनियर इक्वेशन के आइडिया से नहीं करूंगा, स्टार मार्क कर देता हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। बाकी एक बार पढ़ लो आप लोग। आओ देखो, सबसे पहले समझते हैं हम लोग कि इसमें अलग क्या है, अनोखा क्या है, जो जनरली नहीं होता है। ठीक है, वो अलग और अनोखा इसके अंदर में ये है कि एक स्टेटमेंट में हम मैक्स टू मैक्स 2 इक्वल साइन देखते हैं। ठीक है, मतलब 2 इक्वल भी नहीं होता है, एक इंप्लाइज होता है और एक इक्वल होता है। ठीक है, लेकिन ये एक ऐसा सवाल है जिसमें आपको एक साथ कितना इक्वल साइन दिखाई दे रहा है? 2 इक्वल साइन दिखाई दे रहा है। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन अगर आप देखोगे ना आगे चल के भविष्य में भी, कि जिसमें एक साथ आपको 2-2 इक्वल साइन दिखाई दे, दिखेगा आपको, ट्राइंगल्स के भी 1-2 क्वेश्चन में दिख सकता है,
आगे चल के एक चैप्टर आएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें भी कुछ कुछ क्वेश्चंस में ऐसा होगा। तो जब कभी भी किसी क्वेश्चन के अंदर में एक साथ आपको दो इक्वल साइन दिखाई दे, तो आपको एक पर्टिकुलर मेथड है, वो मेथड मैं भी एक्सप्लेन करूंगा, उसी के रास्ते से जाना चाहिए, सोल्यूशन बहुत ईजी होता है। ठीक है, अब देखो उस मेथड को थोड़ा समझने का ट्राई करो आप, मैं समझाता हूँ। यहाँ पर कितना इक्वल साइन दिखाई दे रहा है आपको? 2, और 2 इक्वल साइन के हेल्प से आपको 3 अलग अलग आदमी को इक्वल बोला गया। 2 इक्वल साइन के हेल्प से 3 अलग अलग आदमी को इक्वल बोला गया है। फिर रिपीट कर देता हूं, देखो 2 इक्वल साइन के हेल्प से 3 अलग अलग आदमी को क्या बोला गया है? इक्वल बोला गया है। तो कहने का मतलब है कि इसका चेहरा, इसका चेहरा और इसका चेहरा, चेहरा तो तीनों का अलग है, लेकिन वैल्यू क्वेश्चन बोल रहा है कि इक्वल होगा। तो थोड़ी देर के लिए हम क्या करेंगे ना कि उस वैल्यू को कुछ अज्यूम कर लेंगे। एंगल सी इक्वल्स टू 3 टाइम्स एंगल बी इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स एंगल ए प्लस एंगल बी, ऑल आर लुकिंग डिफरेंट। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन कहता है कि इनका वैल्यू सेम होना चाहिए, तो आप अज्यूम कर लो कि लेट देयर वैल्यू इज इक्वल्स टू के। ये हम लेट लियर जस्ट अज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, 3 डिफरेंट आदमी, सवाल के हिसाब से तीनों का आंसर क्या होना चाहिए? सेम। उस सेम आंसर को थोड़ी देर के लिए मैंने अज्यूम कर लिया कि वो कितना होगा? के होगा। उसके बाद में आप क्या करो कि इंडिविजुअली तीनों आदमी को के से कंपेयर करो। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि एंगल सी का आंसर कितना होना चाहिए? के, मेरा पहला क्लेम। 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी का आंसर भी कितना होना चाहिए? के, मेरा दूसरा क्लेम। और एंगल ए प्लस एंगल बी का आंसर भी कितना होना चाहिए? के, सॉरी 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी का आंसर होना चाहिए कि, ये मेरा तीसरा क्लेम। ठीक है, यहां तो कुछ सॉल्व करने का है नहीं। यहां से मुझे बताओ एंगल बी का आंसर कितना हो जाएगा? k/3। और यहां से बताओ कि एंगल ए प्लस एंगल बी का आंसर कितना हो जाएगा? k/2। यहां तक कोई कंफ्यूजन है कि सब क्लियर? क्लियर है पक्का? इस पूरे सिचुएशन में क्या आपको एबीसी के बारे में कोई खास नया डिफरेंट अनोखा इंफॉर्मेशन दिख रहा है? मुझे दिख रहा है। दे आर ऑल फॉर्मिंग अ ट्राइंगल। ठीक है, दे आर ऑल फॉर्मिंग अ ट्राइंगल। तो तीनों एंगल का सम कितना होना पड़ेगा? 180 डिग्री। ठीक है, तो देखो यहां ध्यान से देखो, आगे हम बोलेंगे कि सिंस ए बी सी इज अ ट्राइंगल, देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इसका आंसर ओवरऑल कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। ठीक है, अब आप देखो कि हमारे पुराने क्लेम के हिसाब से ए प्लस बी का आंसर कितना आ रखा था? k/2। तो इसके जगह पर हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं? k/2। और सी का आंसर अपना कितना आया हुआ था बताओ? ये आया हुआ था। तो इसके जगह पर आप क्या लिख सकते हो? k। दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ? 180 डिग्री। इनको जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 3k/2, एलसीएम लेके। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, यहां से मेरे ख्याल में कैंसिल कर सकते हो, 3 और 180 काट लिया तो कितना आ जाएगा? 60, और 2 को उठा के फेंक दो वहां पे, तो k इक्वल टू कितना? 120। अब k जब आ गया आपके पास में, तो आपके पास में तो सबका वैल्यू इन टर्म्स ऑफ k लिखा हुआ ही था, बस सबको निकाल लो। तो यहां से हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि देखो एंगल C इक्वल टू कितना आएगा? 120। एंगल B इक्वल टू कितना आएगा? 120 अपॉन में 3, और 3 था कि 4 था? 3 ही तो था, तो कट के कितना आ जाएगा? 40। और मेरे को पता है कि एंगल A प्लस एंगल B मिला के कितना आया था? k/2, राइट? तो 120 डिवाइडेड बाय 2, कट के कितना आ रहा है? 60। लेकिन B आपका कितना आ गया? 40। सो एंगल A प्लस 40 इज इक्वल टू 60, और यहां से एंगल A इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ? 20। देखो आया समझ कि नहीं आया समझ? और इस पूरे में लीनियर इक्वेशन है, कहीं कोई दरकार नहीं है। लीनियर इक्वेशन से करना चाहोगे तो और उल्टा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। ठीक है, लिखो। अच्छा सुनो, आगे चल रहे हैं, अगला क्वेश्चन देखो, पढ़ो फटाफट। अच्छा देखो यहां पे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आपको याद होगा कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसे कहते थे। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका सारा वर्टेक्स सर्कल के बाउंड्री पे आए उसको बोलते थे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और इसका एक प्रॉपर्टी होता था कि ऑपोजिट एंगल्स का सम कितना आएगा? 180 डिग्री। कितना आएगा? 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल सी का आंसर कितना आना चाहिए? 180 डिग्री। मेरे ख्याल में आया समझ ये चीज। एंगल ए फोटो के हिसाब से क्या है? 4y प्लस 20, और एंगल सी क्या है? -4x। ठीक है, इक्वल टू कितना? 180। ओवरऑल सिंप्लीफाई करके -4x प्लस 4y और 20 को वहां स्विच मार दो तो आई थिंक 160, और सबको 4 से डिवाइड भी कर सकते हो
तो -x + y = 40, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, आगे हम कह सकते हैं कि एंगल B प्लस एंगल D इक्वल्स टू ये वाला भी कितना आना चाहिए 180 डिग्री। B का वैल्यू कितना है फोटो के हिसाब से 3y - 5 और D का वैल्यू कितना है -7x + 5 = कितना 180। यहां से सॉल्व करोगे तो मेरे ख्याल में -7x + 5 - 5 तो कट ही जाएगा, प्लस 3y = 180। ये आपको दे देगा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, 1 और 2 को सॉल्व कर लेंगे, x और y का आंसर आ जाएगा। लेकिन क्या हमारा फाइनल आंसर x और y है? क्या है फिर? x और y उठा के हमको इन सारे स्ट्रक्चर्स में पुट करना है, फिर a का आंसर आएगा, b का आंसर आएगा, c का आंसर आएगा और d का आंसर आएगा। आपको ABCD ढूंढना है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही।